दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी की यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अभी तक आपने देखा कि आपके पाठ्यक्रम में जो उपन्यास लगे हैं, जो कहानियाँ हैं, जो नाटक हैं, उन्हें कराया गया और आज से निबंध प्रारंभ हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आज निबंध का विकास बात करेंगे और इसके बाद में कल से जो पाठ्यक्रम में निबंध लगे हैं उन निबंधों की चर्चा फिर कल से की जाएगी। निबंध का विकास, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों या यूपी हायर की तैयारी कर रहे हों, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है, निबंध का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। निबंध का विकास। और एक सूचना आपको और दे दें, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आज का वीडियो पब्लिश है, विकास सभी के लिए है कि इस समय यूपी हायर के लिए जो 700 पेज का 5000 प्रश्नों की सीरीज़ दी जा रही है, उसके शुल्क में छूट चल रहा है। और साथ ही में इसी के साथ में जितने आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हैं, जितने नाटक हैं, जितनी कहानियां हैं, जितने निबंध हैं, सभी का संक्षिप्त विवरण का भी पीडीएफ साथ में दिया जा रहा है। जिनके पास समय नहीं है, विद्यालय में लगे हैं, किसी जॉब में हैं, अगर वो पूरा बैच नहीं ले पाते हैं तो वो ज़रूर पीडीएफ ले सकते हैं, जिससे पढ़कर कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी पर आप हमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके जानकारी पूरी फ़ीस की ले सकते हैं कि क्या फ़ीस है, कैसे आपको मिलेगा, और इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध का विकास। हिंदी निबंध विधा का अभ्युदय भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु युग से ही स्वीकार किया जाता है कि इसका विकास हुआ, क्योंकि भारतेंदु युग जो है हिंदी नवजागरण का दूसरा चरण कहा जाता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हिंदी नवजागरण का पहला चरण है और हिंदी नवजागरण की प्रमुख विशेषता हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना को जागृत करती है। भारतेंदु युग के निबंधकारों ने साधारण से साधारण और गंभीर से गंभीर विषयों पर रचना की है। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों पर स्वच्छंद रूप से अपने विचार व्यक्त करते हुए भारतेंदु ने हिंदी निबंध को विकास पथ पर अग्रसर किया। वैसे इसी भारतेंदु युग में भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। वो चेतना ये था कि जो पढ़े लिखे लोग थे, अपने विचारों को स्वच्छंदतापूर्वक एक निजीपन लिए हुए स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने लगे थे। और इस समय तक हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थीं और इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किए गए थे, उन्हें हिंदी निबंध का आरंभिक रूप कहा जा सकता है। इस युग के लेखकों ने इसी के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध साहित्य को खूब समृद्ध किया। हिंदी निबंध का प्रथम चरण हरिश्चंद्र मैगजीन के 1873 ईस्वी के प्रकाशन से माना जाता है, जबकि दूसरा चरण सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। 1873 ईस्वी से ही हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी निबंध के वास्तविक जनक भारतेंदु को माना जाता है। भारतेंदु युग के निबंधकार, उनकी पत्र पत्रिकाएं कुछ इस प्रकार हैं। वैसे इससे पूर्व भी यहाँ पर जो आप ये निबंध देख रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं देख रहे हैं, कवि वचन सुधा भारतेंदु का, हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु का, बाला बोधनी है, अल्मोड़ा बाजार है, हिंदी दीप्त प्रकाश, बिहार बंधु, सदादर्श, काशी पत्रिका, भारत बंधु पत्रिका, भारत मित्र पत्रिका, मित्र विलास पत्रिका, हिंदी प्रदीप पत्रिका, आर्य दर्पण पत्रिका। लेकिन इन पत्रिकाओं से पहले आप देखेंगे कि और भी पत्रिकाएं उस समय प्रकाशित होती थी, जिसमें बहुत कई तरीके के, आप कह सकते हैं, निबंध या अन्य रचनाएं उसमें प्रकाशित होती थी। अन्य रचनाएं
उसमें प्रकाशित भी होती रहती थी लगातार। जैसे आप देखें अंजुमन लाहौर की अगर बात करें, अंजुमन लाहौर एक संस्था का गठन भी किया गया था राजा शिव प्रसाद के द्वारा। कई पत्र भी निकाले गए। नवीन चंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से भी कई पत्रिकाएं निकाली, जिसमें ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, नाम सुना होगा आपने। अगर नहीं सुना है तो मेरा लेक्चर जब भी आप देखने बैठें तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका नाम लिख लीजिए, नवीन चंद्र की है। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र की है, नवीन चंद्र की है। तो उन्होंने निकाला। तो इस तरीके से कई सारी पत्रिकाएं निकलती थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग भारतेंद्र युग की बात करेंगे। उस समय की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उन पत्र पत्रिकाओं की बात करते चलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको यह PDF भेजा जा चुका है। तो आर्य दर्पण पत्रिका बख्तावर सिंह की है, सार सुधा निधि पत्रिका है, उचित वक्ता पत्रिका है, सज्जन कीर्ति सुधार पत्रिका, आनंद कादम्बिनी पत्रिका। ये सब पत्रिकाएं खूब परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। दिनकर प्रकाश पत्रिका, धर्म दिवाकर पत्रिका, प्रयाग समाचार पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका, शुभचिंतक पत्रिका, सदाचार मार्तंड पत्रिका, हिंदुस्तान पत्रिका, पीयूष प्रवाह पत्रिका, भारत जीवन पत्रिका, भारतेंदु पत्रिका जो कि राधाचरण गोस्वामी का है, कवि कुलकुंज दिवाकर पत्रिका जो रामनाथ शुक्ल का है। तो इस तरीके से ये सारी पत्रिकाएं उस समय प्रकाशित होती थी और इन पत्रिकाओं ने निबंध को आगे बढ़ाया, निबंध के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। इस युग में अगर हम देखें भारतीय बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु से प्रेरणा लेकर और नैतिक समर्थन लेकर इलाहाबाद से इन्होंने हिंदी प्रदीप निकाला था। अभी हिंदी प्रदीप की बात हम लोगों ने की। इन्हीं बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का माउंटेन कहा जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील भी कहा है। यह वस्तु व्यंजक निबंधकार है। इनका प्रथम निबंध कलिराज की सभा है जो कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। हास्य को बहुत महत्व देते थे। इसका पता उनके इस विचार से लगता है कि सच पूछो तो हास्य ही जीवन का लेख है। लेख पढ़कर कुंदकली समान दांत न खिल उठे तो लेख ही क्या है। वैसे भट्ट जी संस्कृत के पंडित होते हुए भी अपने युग की वैज्ञानिक प्रगति से अच्छी तरह परिचित थे। अंग्रेजी साहित्य से भी उनका परिचय रहा है। वे अपने युग के सर्वाधिक प्रगतिशील निबंध लेखक में माने जाते हैं। इनके निबंधों की अगर बात करें तो इन्होंने स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया है। स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। उनका मानना था कि सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए स्त्रियों का शिक्षित होना, विवेकशील होना, आधुनिक होना बहुत ही आवश्यक है। इनका जो निबंध है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। एक तरीके से देखें तो साहित्य चिंतन के क्षेत्र में उनकी क्रांतदर्शिता का वो परिचायक है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बालकृष्ण भट्ट थे बालकृष्ण भट्ट के निबंध का नाम लिखना चाहें आप लिख लें। बालकृष्ण भट्ट के कुछ और निबंध का नाम लिखना चाहें लिख लें, लिखें, कॉपी पेन होगा आपके पास। सच्ची कविता, सच्ची कविता। दूसरा लिखें भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए। उपमा, उपमा निबंध। उपयुक्त विशेषण और विशेष्य निबंध, उपयुक्त विशेषण और विशेष्य निबंध। खड़ी और पड़ी बोली का विचार लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खड़ी और पड़ी बोली, खड़ी और पड़ी बोली का विचार
खड़ी और पड़ी बोली का विचार, खड़ी और पड़ी बोली का विचार निबंध, हिंदी की पुकार निबंध, हिंदी की पुकार निबंध, हिंदी की पुकार निबंध। इन्होंने मनोवैज्ञानिक भी कई निबंध लिखे हैं, जैसे प्रेम और भक्ति, प्रेम और भक्ति निबंध, प्रेम और भक्ति निबंध, तर्क और विश्वास निबंध, तर्क और विश्वास निबंध, ज्ञान और भक्ति निबंध, ज्ञान और भक्ति निबंध, अभिलाषा निबंध, आत्मत्याग निबंध। एक और महत्वपूर्ण लिख लीजिए, सुख क्या है निबंध, सुख क्या है निबंध, सुख क्या है निबंध, सुख क्या है निबंध। अब इसके बाद में प्रताप नारायण मिश्र की अगर बात करें, बालकृष्ण भट्ट के निबंध भावात्मक भी हैं, विचारात्मक भी हैं। चंद्रोदय उनका भावात्मक निबंध है। मुग्ध माधुरी में विचार और भावना के संतुलन का समन्वय दिखाई देता है। प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो ये भी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, ये भी आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। ये मनोरंजन और व्यंग प्रधान निबंधों को लिखने में अति कुशल थे। इन्होंने भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर विनोदपूर्ण शैली में निबंध लिखा है। इनकी भाषा मुहावरेदार है, कहीं कहीं व्यर्थ की उछल कूद और चंचलता भी देखी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। प्रताप नारायण मिश्र ठेठ वैश्वाड़े की विभूति थे। कहा जाता है कि वह ठेठ वैश्वाड़े की विभूति थे। उनकी बोली, बानी, चाल ढाल, विचार, उद्गार सब में विचित्र लोकगंध है। वह पूरी तरह स्वच्छंद रचनाकार हैं, पूरी तरह स्वच्छंद रचनाकार हैं। मिश्र जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि पाठकों के साथ बहुत ही गहरा तादात्म्य भी है उनका। तो इस तरीके से अगर देखें कि पाठकों के साथ गहरी तादात्म्य स्थापित करने वाले निबंधकार कौन हैं, तो वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। और प्रताप नारायण मिश्र के आदर्श कौन थे, अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए तो इनके आदर्श थे भारतेंदु जी। इनके आदर्श भारतेंदु जी हैं। प्रताप नारायण मिश्र एक सच्चे देशभक्त, समाज सुधारक और हिंदी प्रेमी हैं। स्वच्छंदता उनका स्वभाव है। उन्हें न व्याकरण की चिंता है और न वाक्य विन्यास की और न भाषा के परिमार्जन की। उन्हें अपनी बात सीधे पाठक के हृदय में उतार देनी है और इसी दृष्टि से वे पूरे हिंदी निबंध साहित्य में अन्यतम हैं। बद्रीनारायण चौधरी की अगर बात की जाए तो बद्रीनारायण चौधरी निबंधों की भाषा में, इनके निबंधों की भाषा में अलंकारिकता, कृत्रिमता, चमत्कार, प्रियता सर्वत्र दिखाई देता है। बद्रीनारायण चौधरी के बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जो आनंद कादम्बिनी है वो मैंने अभी बात किया है। जब पत्र पत्रिकाओं की बात की तो आनंद कादम्बिनी इनकी जो मासिक पत्रिका है उसकी मैंने बात की। बालमुकुंद गुप्त की अगर बात करें तो उनका शिव शंभू का चिट्ठा है जो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है। खैर आगे अभी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। निबंध सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का, जीवन अध्यापक का था। हिंदी निबंध का उत्कृष्ट काल शुक्ल युग को माना जाता है। आचार्य शुक्ल का पहला निबंध साहित्य जो था वह 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि के दोनों भाग, भाग 1 और भाग 2, दोनों भाग के अधिकतर जो निबंध थे वो विचार वीथी नाम से प्रकाशित होते थे, लेकिन मुख्य रूप से पहला भाग ही विचार वीथी कहा गया है। मुख्य रूप से ये चीज ध्यान रखिएगा। आचार्य शुक्ल ने अपने निबंधों में मानवतावाद को सर्वोपरि स्थान दिया और कहा निबंध गद्य की कसौटी है। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग के प्रारंभिक निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। आचार्य शुक्ल को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है और इन्हें भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता भी कहा जाता है।
डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना, तो वहीं डॉक्टर कृष्णलाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना, तो गणपति चंद्र गुप्त ने राजा भोज का सपना को हिंदी का पहला निबंध माना, जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, समाज सुधार, इन सभी विषयों पर भारतेंदु ने निबंध लिखा है। इन सभी विषयों पर उन्होंने निबंध लिखा है। भाई उन्होंने समाज, इतिहास, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन और व्यंग्य विनोद जैसे विषयों पर निबंधों की रचना की। अपने सामाजिक निबंधों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, राजनीतिक निबंधों में अंग्रेजी राज्य पर व्यंग्य किया। इनके निबंधों में विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। उनके आलोचनात्मक निबंधों की अगर भाषा देखें तो प्रौढ़ होते हुए भी दुरूह और बोझिल नहीं है। जैसे इनके निबंध आगे जो है अभी हम बात करेंगे कि अंग्रेज स्त्रोत है, पांचवें पैगंबर है, स्वर्ण में विचार सभा का अधिवेशन है, लेबी प्राण लेबी है। आप देखेंगे कि अगर भाषा की बात करें तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है में उन्होंने कहा है कि भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी किताब पढ़ो। एक भाषा का उदाहरण अगर और हम देखें तो गौर से सुनिएगा, उन्होंने कहा है कि गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी जैसे हिंदुओं की किस्मत और हिम्मत। गाड़ी भी, गौर से सुनिएगा, कई बार उदाहरण जो यहां पर दिए जाते हैं परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो जरूर ध्यान दीजिएगा, उदाहरण सुन लीजिए, लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए कि गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी, गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी जैसे हिंदुओं की किस्मत और हिम्मत। अब तो तपस्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म लें, तभी संसार में सुख मिले। यानी किस पर व्यंग्य किया गया है? ब्रिटिशों पर व्यंग्य किया गया है कि गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी जैसे हिंदुओं की किस्मत और हिम्मत। अब तो तपस्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म लें, अर्थात ब्रिटिशों पर कहा गया है कि गोरी गोरी कोख से जन्म लें तभी संसार में सुख मिले। भारतेंदु का स्वर्ग की विचार सभा प्रसिद्ध निबंध है। इसके अधिकांश निबंध हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुए, जिन्हें केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंदु के नाम से संग्रहित किया है। यहाँ पर भारतेंदु के निबंधों की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, भारतेंदु के निबंध, तो भारतवर्षोन्नति राष्ट्रीय भावना संबंधी जो निबंध है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। जबकि यह भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये इनका एक भाषण है जो नवंबर 1884 ईस्वी को बलिया के ददरी मेले में भाषण दिया गया था। वहीं का ये भाषण है या व्याख्यान है, उसी का एक अंश है। अगर इतिहास संबंधी निबंध की बात करें तो दिल्ली दरबार दर्पण है, कश्मीर कुसुम है, बादशाह दर्पण है, उदयपुर्योदय है। धर्म संबंधी निबंध की बात करें तो तदीय सर्वस्व है, वैष्णवता और भारतवर्ष है। वैष्णवता और भारतवर्ष की जब बात आती है तो इस निबंध के आरंभ में भारतेंदु ने यह प्रमाणित किया कि वैष्णव धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पंडित राजेंद्र लाल मित्र को उद्धत करते हुए कहते हैं कि राजेंद्र लाल मित्र ने वैष्णवता के काल को 5 भागों में विभक्त किया है। वेदों के आदि समय की वैष्णवता, ब्राह्मण के समय की वैष्णवता, पाणिनि और इतिहास के समय की वैष्णवता,
पुराणों के समय की वैष्णवता और आधुनिक समय की वैष्णवता। खैर, जब हम लोग बात करेंगे निबंध की बात करेंगे जो पाठ्यक्रम में है तब बात करेंगे, वहाँ पर विस्तृत में। हास्य व्यंग पर आधारित निबंध अगर बात करें तो कंकड़ स्रोत है, अंग्रेज स्रोत है। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, अगर इसकी बात करें, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, तो यह नाटकीय शैली में लिखा गया निबंध है। कहीं पर लिखना चाहें लिख ले, नाटकीय शैली में लिखा गया निबंध है। इसमें श्री केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज के नेता थे, केशव चंद्र सेन का नाम आपने सुना होगा, ब्रह्म समाज के नेता थे, और दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के प्रवर्तक थे। तो केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्वों की तुलना की गई है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन में। इसमें कहा गया है कि जो सिलेक्ट कमेटी बनाई गई है उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भीतरी चरित्र में इन दोनों में जो अंतर है वह भी निवेदन कर देना उचित है। दयानंद की दृष्टि हम लोगों की बुद्धि से अपनी प्रसिद्धि पर विशेष रही। रंग रूप भी इन्होंने कई बदले। पहले केवल भागवत का खंडन किया, फिर सब पुराणों का खंडन किया, फिर कई ग्रंथ माने कई छोड़े, अपने काम के प्रकरण माने और विरुद्ध के छेपक कहा। पहले दिगंबर मिट्टी पोते महात्यागी था, फिर संग्रह करते करते सभी वस्त्र धारण किए। तो इसी तरीके से पूरा इन्हीं दोनों के बारे में तुलनात्मक रूप में बताया गया है। खैर, भारतेंदु ने दयानंद के प्रति अपनी अवज्ञा और केशव चंद्र सेन के प्रति आदर का भाव प्रकट किया है इसमें। अच्छा, कई लोगों का एक आध लोगों का कमेंट भी आया, सर बहुत स्पीड में चल रहे हैं, थोड़ा स्लो बोलिए। देखिए, ये क्रैश कोर्स है, कम समय में चीज़ों को कवर करना है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा स्पीड में लेकर चलना पड़ेगा। साहित्य संबंधी निबंध है तो हिंदी भाषा निबंध है, नाटक निबंध है। नाटक निबंध भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यात्रा संबंधी निबंध में वैद्यनाथ की यात्रा है। ऋतु संबंधी निबंध में वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु निबंध, वर्षा काल निबंध है। कला संबंधी निबंध में संगीतसार निबंध है, जातीय संगीत निबंध है। पुरातत्व संबंधी निबंध में रामायण का समय निबंध है, मणिकर्णिका निबंध है। मणिकर्णिका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। काशी निबंध है। जीवन चरित्र संबंधी निबंध में जयदेव का जीवन चरित्र, सूरदास का जीवन चरित्र निबंध, बीबी फातिमा निबंध, पांचवें पैगंबर निबंध, तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी निबंध साहित्य की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसकी तुलना में द्विवेदी युग में व्यक्ति व्यंजक निबंधों का परंपरा का ह्रास लक्षित होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुसंख्यक निबंध परिचयात्मक टिप्पणियों के रूप में है। उनमें आत्मव्यंजना का तत्व नगण्य है। इनका निबंध रसज्ञ रंजन की अगर बात करें, साहित्य सीकर की बात करें, तो इन्हीं दोनों में संकलित है, दोनों संग्रह में। और अक्सर परीक्षाओं में रसज्ञ रंजन और साहित्य सीकर पूछे जाते हैं। आपने देखा भी होगा परीक्षा में, या अगर विगत वर्ष के पेपर हल किया होगा तो देखा भी होगा। इन्होंने बेकन के निबंधों का हिंदी में बेकन विचार रत्नावली नाम से अनुवाद भी किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सभ्य समाज की जो भाषा हो उसी भाषा में गद्य पद्यात्मक इतिहास होना चाहिए। ये कहा गया है किसके द्वारा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। देखिए, हिंदी निबंध के विकास का ये दूसरा चरण है। जब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करने लगते हैं तो दूसरा चरण माना जाता है। और इन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य संभाला था। तो द्विवेदी युग का जो प्रारंभ है वो इसी पत्रिका से मान सकते हैं। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा संस्कार और व्याकरण शुद्धि के जो प्रयास किए, उनका प्रभाव तत्कालीन सभी निबंधकारों पर किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। इनके निबंधों में वैचारिकता और गंभीरता है। भाषा और व्याकरण संबंधी निबंध सर्वाधिक भारतेंदु युग में ही लिखे गए। द्विवेदी की साहित्य सेवा से प्रभावित होकर काशीरी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि से विभूषित किया था।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य मैंने आपको बताया कि 1903 में संभाला। उनके निबंधों में वैचारिकता और गंभीरता है, जबकि भारतेंदु की हास्य व्यंग्य शैली का यहाँ अभाव है। इन निबंधों की भाषा शुद्ध, सार्थक और परिमार्जित है। यह निबंध प्रायः व्यास शैली में लिखे गए हैं, जिससे यह बोधगम्यता के गुण से युक्त हो गए हैं। उनमें कहीं भी द्रोहता या क्लिष्टता नहीं है। विषय के अनुरूप वह अपनी शैली में परिवर्तन करते दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि इनका जो मेघदूत निबंध है, मेघदूत निबंध में आप खुद देखें किस तरीके से उन्होंने कहा कि कविता कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भव्य भवन के साथ सदृश है जिसमें पद्म रूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हैं। तो भारतेंदु युग की निबंध परंपरा से एक स्पष्ट अलगाव द्विवेदी युगीन निबंधों में परिलक्षित होती है। भारतेंदु युग के निबंधों में जहां वैयक्तिकता की प्रधानता थी, वहीं द्विवेदी युग के निबंधों में अगर हम देखें तो व्यक्ति व्यंजक परंपरा का ह्रास देखने को मिलता है। वैसे इससे पहले हम लोगों ने जब अभी बात किया था द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, तो भारतेंदु युग में भी कई उद्धरण मैंने आपको दिया था। बालकृष्ण भट्ट की बात की गई थी। आप देखेंगे कि जब बालकृष्ण भट्ट की बात आती है तो उनका एक कथन है, खैर आगे मैंने दिया है कि सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है, लेख पढ़कर कुंदकली समान दांत ना खिल उठे तो लेख ही क्या है। तो ये ऐसे जो महत्वपूर्ण कथन है वो परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंधों की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार है। जैसे आप देखेंगे म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध है, आत्मनिवेदन निबंध है, प्रभात निबंध है, सुतापराधे जनकस दंड निबंध है, वैदिक देवता निबंध है, रसज्ञरंजन निबंध है, लेखांजलि निबंध है, कवि और कविता निबंध है। तो ये इनके निबंध हैं। वैसे इसके अलावा अगर और बात किया जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने नवीन प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों को साहित्य के केंद्र में प्रतिष्ठित किया। आप लिखना चाहें तो लिख लें कि उन्होंने नवीन प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों को साहित्य के केंद्र में प्रतिष्ठित किया। साथ ही उन्होंने रीतिवाद के विरुद्ध आवाज उठाई। लिख लिया। द्विवेदी जी किसी भी विषय पर विचार करते हुए बातों को पचाकर अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जैसे साहित्य की महत्ता पर विचार करते हुए वे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक कथन लिखें, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। लिखें कि ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिणी की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। रूपवती भिखारिणी की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती।
नहीं हो सकती। लिख लिया आपने, कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। लिख लिया। इसके अलावा इनका जो निबंध है, ये तो इनके निबंध हैं। इन निबंधों के अलावा अगर आप लिखना चाहें, इनका एक निबंध है कविता का भविष्य। कविता का भविष्य लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता का भविष्य निबंध। कविता का भविष्य निबंध से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जिसमें वे कहते हैं कि ज्यों ज्यों मानव समाज की वृद्धि होती है, लिख लें, ज्यों ज्यों मानव समाज की वृद्धि होती है, ज्यों ज्यों मानव समाज की वृद्धि होती है, त्यों त्यों उसकी अंतर्निहित शक्ति का स्फुरण होता है। त्यों उसकी अंतर्निहित शक्ति का स्फुरण होता है। कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जिनकी शक्ति अलौकिक मानी जाती है, जिनकी शक्ति अलौकिक मानी जाती है, अलौकिक मानी जाती है, अलौकिक मानी जाती है, अलौकिक मानी जाती है, मानी जाती है। इसके अलावा इनका एक और निबंध है लोभ। लोभ निबंध, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, इनके खूब प्रश्न परीक्षाओं में पूछा आता है। लोभ निबंध है जिसमें कहा गया कि लोभ एक तरह की बीमारी है। लोभ एक तरह की बीमारी है, एक तरह की बीमारी है। खैर, इस तरीके से तो बहुत सारे कथन आपको मिलेंगे, बहुत सारे कथन मिलेंगे, लेकिन एक पॉइंट और लिख लीजिए कि रामविलास शर्मा ने कहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण है, हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण है। द्विवेदी के प्रमुख निबंधकारों की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु में श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, चंदा शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, यह हैं। चंदा शर्मा गुलेरी की अगर बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों में प्रखर पांडित्य की झलक दिखाई देती है। उनमें गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और व्यंग का पुट है। उनकी भाषा प्रौढ़ और विषय अनुकूल है। उनके निबंधों के संग्रह अगर देखें तो गोबर गणेश है, कछुआ धर्म है, मारे समोही कुठाव है। इन्होंने भाषा, साहित्य, कला, शिक्षा, धर्म, संस्कृति और बहुत सारे विषयों पर भी अपनी लेखनी इन्होंने चलाई है। इसके अलावा गुलेरी जी का जो निबंध है धर्म और समाज, जो आप पढ़ेंगे, आपके पाठ्यक्रम में है, यूपी हायर के पाठ्यक्रम में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर धर्म और समाज आपको पढ़ाएंगे, जहाँ धर्म और समाज में वो कहते हैं कि हम यहाँ पर यह कह देना चाहते हैं कि मत या संप्रदाय के अर्थ में धर्म का प्रयोग करना भी हमने अधिकतर विदेशियों ही से सीखा है। जब विदेशी भाषाओं के मजहब, रिलीजन शब्द जहाँ प्रचलित हुए, तब भूल से या स्पर्धा से हम उनके स्थान में धर्म शब्द का प्रयोग करने लगे। परंतु हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो विदेशियों के आने से पहले रचे गए थे, कहीं पर भी धर्म शब्द मत, विश्वास या संप्रदाय के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है, बल्कि उसमें हर जगह स्वभाव और कर्तव्य दो ही अर्थों में प्रयोग हुआ है।
मारे से मोही कुठाओं की अगर बात करें तो इनका जो कछुआ धर्म है, मारे से मोही कुठाओं है, बहुत ही प्रसिद्ध है। गुलेरी जी ने मनु महाराज का हवाला देकर कहा, इनका एक हिंदू धर्म निबंध है, हिंदू धर्म जिसमें मनु का महाराज का हवाला देकर वो कहा कि हिंदू धर्म क्या है, कछुआ धर्म। जो कछुआ धर्म कहा वो किसे कहा, हिंदू धर्म को। वे कहते हैं कि मनु स्मृति में कहा गया है कि जहाँ गुरु की निंदा या असत कथा हो रही हो वहाँ पर भले आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले या कहीं उठकर चला जाए। यह हिंदुओं के या हिंदुस्तानी सभ्यता के कछुआ धर्म का आदर्श है। तो ये कहा गया है कछुआ धर्म में। मनु महाराज ने न सुनने योग गुरु की कलंक कथा सुनने के पाप से बचने के ही दो ही उपाय बताए, या तो कान ढककर बैठ जाओ या दुम दबाकर चले जाओ। मारे से मोही कुठाओं जो निबंध है, इसमें गुलेरी जी कहते हैं कि जब कैकेयी ने दशरथ से यह वर मांगा कि राम को वनवास दे दो, तब दशरथ तिलमिला उठे, कहने लगे कि चाहे मेरा सिर मांग लो, अभी दे दूं, किंतु मुझे राम के विरह से मत मार। गोसाई तुलसीदास जी के भाव भरे शब्दों में राजा ने सिर धुनकर लंबी सांस भरकर कहा कि मारे से मोही कुठाऊं, मुझे बुरी जगह घात किया। और ठीक यही शिकायत हमारी आर्य समाज से है। आर्य समाज ने भी हमें कुठाओं मारा है, कुश्ती में बुरे पेच से चित्त पटका है। तो ये इनका है। वैसे इनका एक और ध्यान रखिएगा, पुरानी हिंदी की भूमिका। पुरानी हिंदी खूब पूछा जाता है, चंद्र शर्मा गुलेरी का पुरानी हिंदी की भूमिका, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो इन्होंने कहा, इसी में कहा है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की भूमिका में ही इन्होंने कहा है, पुरानी हिंदी में ही कहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। सरदार पूर्ण सिंह की अगर बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह जो हिंदी के भावात्मक निबंधों की रचना के लिए और शैली की विशेषता और भाषा की लाक्षणिकता के लिए सुविख्यात रहे हैं, उनके निबंध हिंदी की अमूल्य निधि हैं। यह सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहे जाते हैं। उनके निबंध कुछ इस प्रकार उनके निबंध हैं। वैसे जब सरदार पूर्ण सिंह की बात आती है, इनका जो निबंध है, निबंध कन्यादान, इस कन्यादान का अन्य नाम क्या है? अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, कन्यादान का अन्य नाम है नयनों की गंगा। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, नयनों की गंगा। इन्होंने जो निबंध लिखे हैं, इनके निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर देखें तो हिंदी में उनका पहला निबंध जो आया था वो थी सच्ची वीरता निबंध, जिसमें उन्होंने महात्मा, साधु और वीर को एक ही श्रेणी में रखा है, उनके गुणों को बताया है, वीरता की बात की है। वे कहते हैं कि वीरता की जब बात आती है तो वे कहते हैं कि दुनिया किसी कूड़े के ढेर पर नहीं खड़ी कि जिस मुर्गे ने बांग दी वही सिद्ध हो गया। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है, ये उन्होंने कहा है। इनका जो पवित्रता निबंध है, पवित्रता निबंध हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा निबंध नहीं है, ये अधूरा उनका निबंध है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सरदार पूर्ण सिंह का अधूरा निबंध कौन सा है, तो पवित्रता उनका अधूरा निबंध है। अधूरा किस मायने में कहा जा सकता है? क्योंकि निबंध जब आप पढ़े होंगे तो लास्ट में आप देखें लिखा होगा, अगर आपने देखा है तो, इति पूर्वार्धम ये लिखा हुआ है। तो इससे यह स्पष्ट है कि यह अधूरा है। इसमें कई सारे उपशीर्षक भी हैं।
जिसमें जैसे आप देखेंगे ब्रह्म क्रांति है, पवित्रता का स्वरूप है, वैराग्य है, ब्रह्मचर्य है, दान है, तो कई सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और इसमें वो कहते हैं पवित्रता में कि मनुष्य के लिए वो कहते हैं कि मनुष्य इस वास्ते बनो पहले साधारण मनुष्य, जीते जागते मनुष्य, हंसते खेलते मनुष्य, नहाए धोए मनुष्य, प्राकृतिक मनुष्य, जान वाले मनुष्य, पवित्र हृदय पवित्र बुद्धि वाले मनुष्य, प्रेम भरे, रस भरे, दिल भरे, प्राण भरे मनुष्य। तो इस तरीके से मनुष्यता की बात वह करते हैं। इसके अलावा इनकी मजदूरी और प्रेम निबंध है, वो भी खैर आप जानते होंगे, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में आपने पढ़ा होगा। कहते हैं कि मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। मजदूरी करना क्या है? जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ों को चराना, टॉलस्टॉय का त्याग, जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई बुनना, कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल आभूषण है, अनमोल भूषण है। वे कहते हैं कि जिस देश के कारीगर शूद्र माने जाएंगे, तिरस्कृत होंगे, वहां ना शिल्प कला का विकास संभव है और ना मूर्ति कला का, ना चित्रकला का। कहते हैं याद रखिए, बिना शूद्र पूजा के मूर्ति पूजा, कृष्ण और शालिग्राम की पूजा होना असंभव है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है। सरदार पूर्ण सिंह की लाक्षणिक पदावली के कुछ उदाहरण यहां देखने को मिल सकते हैं कि आजकल भारत में परोपकार का बुखार फैल रहा है। वह वीर ही क्या जो टीन के बर्तन की झट तरह गर्म और झट ठंडा हो जाता है। भारत मित्र पत्रिका की अगर बात करें तो भारत मित्र नामक पत्रिका में बाल मुकुंद गुप्त का निबंध शिव शंभू के चिट्ठे नाम से प्रकाशित होता था। बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे, यह निबंध प्रकाशित होता था बाल मुकुंद गुप्त का, जिसमें लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है। बाल मुकुंद गुप्त की जब बात आती है तो इनका यात्रा वृत्तांत भी एक है, दिल्ली से कलकत्ता। कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से कलकत्ता। बहुत ही सजीव और वस्तुनिष्ठ उसमें वर्णन देखने को मिलेगा। अगर लिपि की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त जो थे वो नागरी लिपि के हिमायती थे। इन्होंने एक बार कहा है कि काशी की नागरी प्रचारणी सभा नागरी अक्षरों के सरकारी दफ्तर में प्रचार करने के लिए कई वर्ष से लगातार चेष्टा कर रही थी। अब उसका इतना फल निकला है, अब तक बेचारे देवनागरी अक्षरों की सरकारी दफ्तरों में कोई कौड़ी को भी नहीं पूछता था, अब उसकी कुछ कदर हुई है। तो यह उन्होंने कहा है। इन्होंने खैर मनोविकार संबंधी भी निबंध लिखा है। आप देखेंगे कि इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, जब बात लॉर्ड कर्जन की आती है, लॉर्ड कर्जन की आती है तो इन्होंने एक लिखा है पंक्ति जिसका नाम है कर्जन नामा। कर्जन नामा में इनकी पंक्तियां हैं। स्वदेशी आंदोलन करके भी इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से खैर इनका निबंध पाठ्यक्रम में जब पढ़ेंगे तो वहाँ इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ तो सिर्फ विकास हो रहा है, सिर्फ विकास की बात हम लोग कर रहे हैं। राधाचरण गोस्वामी के अनेक निबंध सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से लिखे गए हैं, जैसे यमपुर की यात्रा। यमपुर की यात्रा, यमपुर की यात्रा निबंध में वे गोदान पर प्रहार करते हुए लिखते हैं कि अगर गौ की पूंछ पकड़ करके पार उतर सकते हैं तो क्या बैल से नहीं उतर सकते? जब बैल से उतर सकते हैं तो क्या कुत्ते ने चोरी की है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की अगर बात करें तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने पदम सिंह शर्मा को अभिव्यंजना परीक्षा का आचार्य कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो एक चीज़ और ध्यान रखिए, 2 पार्ट में आपको मिलेगा। ये पहला पार्ट है जो 44 मिनट हो चुका है, इसका सेकंड पार्ट भी मिलेगा। 19वीं शताब्दी, क्योंकि सारा एक साथ नहीं हो पाएगा एक लेक्चर में,
देखते हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा तो सेकंड पार्ट देंगे। 19वीं शताब्दी के साहित्य को गोष्ठी साहित्य भी कहा जाता है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ऐसे निबंधकार हैं जिन्हें हास्य रसावतार कहा जाता है। अध्यापक पूर्ण सिंह भावनात्मक निबंधकार हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त को कहा कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ने कहा, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। यह कहा गया है किसके द्वारा? तो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा कहा गया है। तो यहां पर बाल मुकुंद गुप्त के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में भी आपको और बताया, करजननामा उनका बताया, स्वदेशी आंदोलन बताया, उन्होंने मनोविकार पर हंसी खुशी निबंध लिखा, वो भी मैंने आपको बताया। हंसी खुशी निबंध की बात आती है, थोड़ा सा यहाँ बता दें आपको। हंसी खुशी निबंध की बात आती है तो कहते हैं कि हंसी सबको भली लगती है, सभा में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। जो स्त्री स्नेह नहीं करती और जो पुरुष हंसते नहीं, उनसे ईश्वर बचावे। जहाँ तक बने हंसी से आनंद प्राप्त करें। प्रसन्न लोग कोई बुरी बातें नहीं करते। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी है। चंदा शर्मा गुलेरी के निबंधों पर पांडित्यपूर्ण छाप नजर आती है। बिशंबर शर्मा कौशिक ने द्विवेदी जी के चिट्ठा नामक निबंध लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषता रही है कि उनके जो निबंध रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संस्कृत तत्सम शब्दावली का आच्छादन रहा है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इनके निबंध इस प्रकार हैं, जैसे अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं। वैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या से लेकर साहित्य की संप्रेषणता तक, चाणक्य या कौटिल्य तक सभी तरीके की विचार भूमि पर उन्होंने निबंध लिखा है। सभी तरीके से उन्होंने निबंध लिखा है। इनका निबंध, अगर अशोक के फूल की थोड़ी सी बात करें तो इसमें वर्ण विषय तो केवल माध्यम है। अशोक का फूल केवल माध्यम है और इसी को माध्यम बनाकर द्विवेदी जी ने हजारों वर्ष पहले की संस्कृत यात्रा की है। कहते हैं कि मुझे मानव जाति की दुर्लभ निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। तो इस तरीके से बहुत सारा उन्होंने वर्ण विषय के माध्यम से पुरानी संस्कृति को उठाया और आगे बढ़ाया है। पदम सिंह शर्मा के निबंध प्रबंध मंजरी से निबंध संग्रह में तुलनात्मक आलोचना प्रारंभ हो गई। कुछ निबंध संग्रह इस प्रकार हैं, जैसे ये जो मिलते जुलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में आप देखेंगे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। कहीं पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। कुछ विचार, ये पूरा पीडीएफ मैंने दिया है। अज्ञे कुट्टी चातन उपनाम से निबंध लिखते थे। गोविंद नारायण मिश्र अपनी पांडित्यपूर्ण, संस्कृतनिष्ठ, तत्सम प्रधान, समास बहुला गद्य शैली के लिए स्मरणीय हैं। उनके निबंध सारसुधा निधि में प्रकाशित होते हैं। उनके गद्य विधान को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्दों का गुच्छों का अटाला कहा है। जयशंकर प्रसाद युग हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाया है। निबंध की दृष्टि से नहीं बल्कि वर्ण विषय की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। इस काल में
वर्णन और विवरण प्रधान निबंधों की रचना बहुत कम हुई है, लेकिन विचारात्मक और भावात्मक निबंधों की रचना अधिक हुई है। विचारात्मक निबंधों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भावात्मक निबंधों में रघुवीर सहाय सिरमौर हैं। इनके अलावा इस युग के और भी निबंधकार जैसे बाबू गुलाब राय हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, शांत प्रिय द्विवेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वियोगी हरि हैं, राय कृष्णदास हैं। बाबू गुलाब राय के निबंधों की अगर बात करें तो फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, अंधेरी कोठरी, ये है। आचार्य शुक्ल की अगर बात करें तो इन्होंने निबंध को व्यवस्थित और मर्यादित विचार प्रधान गद्य रचना कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से एक नया आयाम, नई दिशा निबंध को प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। इनके निबंधों के 4 संग्रह प्रकाशित हुए हैं और चारों के बारे में मैंने पूरा डिटेल दे दिया है यहाँ पर। चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध संकलित हैं, प्रकाशन वर्ष दे दिया, संपादन किसने किया वह दे दिया। पहला भाग विचार विधि नाम से है, ये भी मैंने आपको बताया ही है। दूसरे भाग में 3 निबंध संकलित हैं, संपादन मैंने दे दिया, संपादन किसने किया ये भी दे दिया। ऐसे 3 और 4 पूरा मैंने दे दिया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके इस संग्रह में कौन कौन से निबंध संकलित हैं उसकी चर्चा जब पाठ्यक्रम में जो निबंध लगा है उसकी बात करेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, और वहाँ पर महत्वपूर्ण कथन की बात करेंगे कि जैसे यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो ऐसे जो कथन हैं उनकी चर्चा हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। जब इनके निबंध जो पाठ्यक्रम में लगे हैं उसे पढ़ाया जाएगा तब वहाँ पर विस्तृत चर्चा होगी। चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कलात्मक निबंधों के जन्मदाता माने जाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिंतामणि भाग 2 में संकलित निबंध काव्य में प्राकृतिक दृश्य जो था वो निबंध माधुरी पत्रिका में छपा था। काव्य में रहस्यवाद जो इनका था वो लाला भगवान दीन ने अपने साहित्य भूषण पत्रिका में छपवाया था। और काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध जो था ये शुक्ल जी का भाषण है जो उन्होंने 24वें हिंदी साहित्य सम्मेलन की साहित्य परिषद के सभापति पद से इंदौर से दिया था। ये परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। लेकिन इस निबंध का शीर्षक जो है काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये शीर्षक दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे हैं। शांत प्रिय द्विवेदी के निबंध अगर देखें तो जीवन यात्रा, साहित्य की संचारणी, सामिकी, धरातल, प्रतिष्ठान, संकल्प, पदम नाभिका, आधार, वृत्त और विकास, संवेद, परिक्रमा है। वियोगी हरि के निबंधों की बात करें तो तरंगिनी, अंतर्नाद, पगली, भावना, ठंडे छींटे और मेरी हिमाकत है। वियोगी हरि और राधा कृष्ण दास जी की रचनाओं में भक्ति, प्रेम, विस्मय, करुणा, संवेदना आदि अनेक भाव और भावना प्रकट हुई है। राय कृष्णदास का प्रमुख निबंध है साधना, राय नहीं राधा कृष्णदास, साधना, टाइपिंग मिस्टेक है, साधना निबंध। प्रसादोत्तर युग में भी निबंध साहित्य का विकास हुआ है, लेकिन यह उथल पुथल का युग था। दूसरा विशुद्ध और समाजवादी विचारधाराओं का आगमन हुआ, भारत स्वतंत्र होकर विभाजित हुआ, प्राचीन साहित्य, संस्कृति और कला की ओर हमारा ध्यान गया, अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याएं भी पैदा हुई। इन सब बातों की छाप इस समय के निबंधकारों के निबंध में आपको देखने को मिलेगा। भदंत आनंद कौशल्यान बौद्ध भिक्षु थे। समाजवादी विचारों का इन पर प्रभाव था जो न भूल सका। इनके संस्मरणात्मक निबंधों का संग्रह है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, जिसका प्रकाशन 1945 में हुआ। इनका दूसरा निबंध था रेल का विकट खेल, ये भी एक बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखिए। प्रगतिवादी
टाइपिंग मिस्टेक है, प्रति नहीं प्रगति है। प्रगतिवादी निबंध साहित्य में यशपाल बेजोड़ हैं। ये समाजवाद के समर्थक ही नहीं प्रचारक भी थे। और कुछ निबंध इनके इस प्रकार हैं, कौन कौन से देख लीजिएगा। यशपाल ने समाजवादी परंपरा के मानने वाले होने के साथ उन्होंने कहा है कि मानव की घृणा, मानव से मानव की शत्रुता, मानव द्वारा मानव का शोषण और अपमान तभी दूर हो सकेगा जब सबको अपने परिश्रम का फल मिले, विकास का अवसर प्राप्त हो। जैनेन्द्र कुमार शुद्ध रूप से विचारक हैं। इनके निबंध कौन कौन से, तो ये पीडीएफ पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को भेज ही दिया है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे एक चीज यहां पर थोड़ा सा आपको बता दें, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर विचारात्मक निबंध क्या है, नहीं समझ में आता है। कुछ लोग कहते हैं सर भावात्मक निबंध क्या है, नहीं समझ में आता है ना। तो विचारात्मक क्या है, भावात्मक क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके लिखे गए जो निबंध हैं वो विचारात्मक निबंध होते हैं, गंभीर विषयों पर। इसमें विचारात्मक निबंधों में पहला पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख लें कि बुद्धि की प्रधानता होती है, बुद्धि की प्रधानता होती है, लिखना चाहें लिख लें, बुद्धि की प्रधानता होती है और विचार सूत्रों की प्रमुखता रहती है। लेखक का हृदय पक्ष दबा होता है, बुद्धि पक्ष की प्रबलता दिखाई पड़ती है, जो मैंने बताया आपको। निबंधों में विचारों की एक श्रृंखला रहती है और सारे विचार पूर्वापर संबंध से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि एक कुछ और कह रहा है, अगले पैरा में कुछ और है, उसके बाद अगले पैराग्राफ में कुछ और है, ऐसा नहीं है। एक पैराग्राफ दूसरे से, दूसरा तीसरे से, यानी पूरी तरीके से जुड़े होते हैं। निबंधों में कहीं व्यास शैली, कहीं समाज शैली, कहीं सूत्र शैली अपनाई जाती है। विचारात्मक निबंध मैंने आपको बताया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, ये सब विचारात्मक निबंध के लेखककार हैं। भावात्मक निबंध देखें तो भावात्मक निबंध में भाव पक्ष यानी हृदय पक्ष की प्रधानता है। विचारात्मक निबंध में जहां बुद्धि पक्ष की प्रधानता है, वही भावात्मक निबंध में हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। भावात्मक निबंध लेखक की संवेदनशीलता है, उस संवेदनशीलता को व्यक्त करता है, संवेदनशीलता को व्यक्त करता है। हिंदी में लिखे गए बहुत सारे निबंध हैं जो वैयक्तिक संस्पर्श, संस्मरणात्मक तथ्य दिए गए हैं, हास्य व्यंग की प्रधानता भी है, वो सब इसी भावात्मक निबंध में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, उनका जो मनोविकार संबंधी निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मनोविकार संबंधी जो निबंध है इसी कोटि में है। और इसीलिए उन्होंने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। ये किसके लिए? विचारात्मक और भावात्मक निबंधों पर ही उन्होंने टिप्पणी किया है कि यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यानी विचारात्मक और भावात्मक दोनों चीजों का मैंने समन्वय किया है। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ ना कुछ पाता रहा है। तो यह उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कहा है उसका आशय यहां पर यही है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं सर ठीक है, मन में तो विचार आ ही रहा होगा, लोग सोच ही रहे होंगे कि सर आपने बता दिया कि विचारात्मक निबंध क्या है, ठीक है समझ में आ गया। सर आपने ये भी तो बता दिया कि भावात्मक निबंध क्या है, ये भी समझ में आ गया, लेकिन सर आप एक पॉइंट छोड़ दे रहे हैं कि वर्णनात्मक निबंध क्या है। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि विवरणात्मक निबंध क्या होता है। भाई विचारात्मक में आपने विचारात्मक में देख ही लिया कि विचारात्मक निबंध में किसकी प्रधानता होती है, तो बुद्धि की प्रधानता होती है। भावात्मक में आपने देखा हृदय पक्ष की प्रधानता होती है, हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। वर्णात्मक निबंधों में अगर देखें तो घटना, तथ्य, दृश्य, वस्तु, स्थान, इन सबको क्रमबद्ध वर्णन इस प्रकार किया जाता है इसमें वर्णात्मक में कि पाठक के समक्ष वह दृश्य या घटना साकार हो जाए।
यानी ऐसे निबंध में बौद्धिकता और भावुकता का सामंजस्य रहता है। लिख लें, इसमें बौद्धिकता और भावुकता का सामंजस्य रहता है। विवरणात्मक निबंध में ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं को उठाया जाता है और पूरा विवरण उसमें किया जाता है। कहीं कहीं कल्पना भी की जाती है। इसमें जो वर्णन किया जाता है, विवरणात्मक में जो वर्णन किया गया है, वो वर्णनात्मक के तरीके से नहीं है कि बौद्धिकता और भावुकता का सामंजस्य हो। यहाँ पर जो वर्णन किया गया विवरणात्मक में, इसमें संवेदनशील और मार्मिक होते हैं। जो वर्णन होते हैं वो बौद्धिकता या भावुकता की दृष्टि से नहीं है, बल्कि विवरणात्मक में जो वर्णन होता है वह संवेदनशील और मार्मिक होता है। उनमें क्रमबद्धता पर विशेष बल नहीं होता है। यानी यहां वर्णन का मतलब वर्तमान से है। यहां वर्णन से मतलब वर्तमान से है। तो यहां पर जो वर्णन किया गया है, वर्णनात्मक में जो वर्णन किया गया है, जिसमें बौद्धिकता और भावुकता दिखाया गया, वो वर्तमान का हो गया। लेकिन विवरणात्मक में जो किया गया, विवरणात्मक में जो वर्णन किया गया, वो संवेदनशील और मार्मिक होता है और भूतकाल से संबंधित होता है। तो अब यहां पर लिख लें, लिखना चाहें तो लिख लें कि वर्णनात्मक में जो विवरण होता है वो वर्तमान काल से संबंधित होता है और जो विवरणात्मक में वर्णन होता है वो भूतकाल से संबंधित होता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। चलिए आत्मपरक भी बता ही देते हैं। आत्मपरक निबंध में लेखक जो होता है वो उसके व्यक्तित्व की छाप होती है, वही आत्मपरक कहलाता है। आत्मपरक में व्यक्तित्व की छाप होती है, उसे आत्मपरक निबंध कहा जाता है। इसमें लालित्य का समावेश होगा, भाषा, वस्तु, विषय वस्तु, शैली, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें विवेकी राय के निबंध है, देवेंद्र सत्यार्थी के निबंध हैं, कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। तो यह सब आत्मपरक हैं। तो आशा करते हैं कि 1 घंटे 2 मिनट में आपके समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी। ये PDF तो मैंने भेज दिया है। अब दूसरा पार्ट क्या करें देकर, इसे पढ़ लीजिएगा। वे विद्यानिवास मिश्र के निबंध कौन कौन से हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है। किसके कौन कौन से निबंध हैं ये देखिए, पूरा दिया गया है। देवेंद्र सत्यार्थी का है, पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई का मैंने पूरा दे दिया है। इन्होंने जो श्रद्धा के बारे में कहा है, विकलांग श्रद्धा के दौर में, कि मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, पार्ट टाइम का श्रद्धेय हूँ। तो यह हरिशंकर परसाई का जो निबंध है, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन घिसे, तो ये सब मैंने यहाँ पर दे दिया है। पूरा 11 पेज है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो कल जो पाठ्यक्रम के निबंध है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। और अगर आप नए हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि 1 घंटे 3 मिनट में आपने क्या सीखा। आपको जो कंटेंट दिया गया इतने कम समय में, उससे आपने क्या सीखा और कैसा कंटेंट आपको लगा। और अगर जुड़ना चाहें, PDF लेना चाहें या क्रैश कोर्स लेना चाहें, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को शेयर भी करिएगा। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी लोगों के साथ।